मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का अनन्या ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जो कि हम लोग सुपर टेट 2020 के अध्ययन हेतु एक विशेष सामग्री के साथ आपके समक्ष हैं। और यहाँ पर आज हम लोग बेटा देखेंगे कि जैसे आप भारत देश के निवासी हैं, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि भारत का एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत के एक परिचय में यहाँ से प्रश्न तो अवश्य आता है, लेकिन ये भी आप जान लें प्रश्न आए या ना आए, यह आपको इसलिए जानना ज़रूरी है कि आप जिस देश में रहें उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर भारत की बात आप करेंगे तो जो हम लोग टॉपिक मूल रूप से देखेंगे, भारत का एक परिचय, भारत का एक परिचय, और इसको आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में सबसे पहले तो हम लोगों को परिचय में यही बताया जाता है कौन है, कहाँ है। ठीक उसी प्रकार अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, या नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है। और इस नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित के साथ इसका जो विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। जब अक्षांशीय विस्तार की हम लोग चर्चा करेंगे, अक्षांशीय विस्तार या लैटिट्यूडल एक्सपेंशन, लैटिट्यूडल एक्सपेंशन में लैटिट्यूडल एक्सपेंशन प्राप्त होता है संपूर्ण रूप में 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में स्थित है। कहाँ से कहाँ है? 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में स्थित है। और मुख्य भूभाग का विस्तार भारत का मुख्य भूभाग पर विस्तार या अक्षांशीय विस्तार ऑन मेनलैंड लैटिट्यूडल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया विस्तार है। कहाँ से प्रारंभ होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से। और अब इसी के साथ आप भारत का देशांतरीय विस्तार देखेंगे। कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार। इस देशांतरीय विस्तार को आप लॉन्गिट्यूडल एक्सपेंशन कहते हैं। और इस लॉन्गिट्यूडल एक्सपेंशन में
68°7' से 97°25' के मध्य प्राप्त होता है। कहाँ से कहाँ तक? पूर्वी गोलार्ध में 68°7' से 97°25' तक प्राप्त होता है। दूसरा, अब यह विस्तार पूर्वी में है और अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा, अगर भारत के विस्तार को आप देखेंगे तो भारत के विस्तार के साथ इसे अब आपको मैप में समझना होगा, और मैप में देखने पर आपको पता चलेगा कि हमारे भारत भूक्षेत्र का विस्तार सामान्य तौर से कुछ इस प्रकार से है। सपोज दैट दिस इज आवर इंडिया। ये आपका भारत है, और इस इंडिया या भारत में आप प्राप्त करेंगे कि जो भारत का पश्चिमतम बिंदु है 68°7' है। इसका विस्तार गुजरात राज्य में प्राप्त होता है। जो पश्चिमतम बिंदु है उसे आप राजहर क्रीक कहते हैं। कहाँ स्थित है? गुजरात में, या इसी को आप गौर माता कहते हैं। तथा इसका पूर्वतम विस्तार 97°25' है, जो कि वालागू में स्थित है। और यह बिंदु कहाँ पर प्राप्त होता है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ जब आप पश्चिम से पूर्वी छोर को जोड़ते हैं तो पता चलता है इसके मध्य की दूरी 2933 किलोमीटर है। और भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिणतम बिंदु का विस्तार 8°4' पर प्राप्त होता है, जो केप केमोरिन से प्रारंभ होता है। इसे ही आप कन्याकुमारी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड कन्याकुमारी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, या जैसे आप इसे देखिए, ये कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। और उत्तर में जम्मू कश्मीर, या आज की तारीख में आप कह सकते हैं लद्दाख में स्थित है। 37°6' इसे इंदिरा कोल कहते हैं। इंदिरा कोल, और इंदिरा कोल से लेकर के कन्याकुमारी तक की संपूर्ण दूरी 3214 किलोमीटर है। संपूर्ण दूरी कितनी हुआ करती है? 3214 किलोमीटर। और अब बंगाल की खाड़ी में स्थित है भारत का द्वीपीय भाग, जिसे आप कहते हैं कि यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में स्थित है। इसे 6°45' की अवस्थित प्राप्त होती है, जो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसे ही आप 0 पॉइंट भी कहते हैं। तथा इसका प्राचीन नाम पिग्मेलियन
point. This is also called Pygmalion Point. अब भारत की शुरुआत, भूक्षेत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? इंदिरा पॉइंट से। लेकिन ये जल भाग में है, द्वीपीय समूह है, और ये मूल रूप से भूमध्य रेखा से आप ज्यों-ज्यों नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे 8 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री, 5, 4, 3, 2, 1 और इसके बाद 0 डिग्री डिनोट इक्वेटर लाइन। तो भारत किस भूखंड में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इक्वेटर से अगर हमारे सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को आप देखेंगे तो इसकी दूरी 876 किलोमीटर हुआ करती है। लेकिन यहाँ पर दो प्रकार से प्रश्न आपके यहाँ पूछा जाता है। एक, भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड वेयर? इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, दैट इज केप केमोरिन और कन्याकुमारी। इसे आप क्या कहते हैं? कन्याकुमारी या केप केमोरिन। जबकि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट, विच इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार and it is separated by Great or Grand Channel from Sumatra Island. Sumatra is island of Indonesia country. Here you see that there is two type of, this is very difficult. Southernmost, always its answer will be Indira Point. साउदर्न मोस्ट जब भी कहा जाए सुदूर दक्षिणतम, सुदूर मीन्स अधिकतम दूरी पर जो भी बिंदु स्थित है। लेकिन जैसे ही मुख्य भूभाग जोड़ेगा फिर इसके बारे में हमको विचार भी नहीं करना। तो मुख्य भूभाग मतलब हमारा जो उत्तरी सिरे से भूखंड प्रारंभ हो रहा, उस भूखंड का सबसे दक्षिण में जिसकी अवस्थित हो। तो ये आपके यहाँ बारंबार परीक्षा में पूछा गया है, इसे आप याद करने का प्रयास करें। लेकिन जब आकार की बात आप करेंगे भारत के, तो भारत का जो आकार प्रकट किया जाता, आकार आपको कैसे ज्ञात होगा? बेटा, आकार को जानने के लिए आप भारत के मुख्य भूभाग के चारों सिराओं को आप आपस में जोड़ दीजिए। अब जैसे मान लीजिए आप राजहर क्रीक को इंदिरा कोल से वालागू को, और वालागू से कन्याकुमारी से, और कन्याकुमारी को आपने फिर किससे जोड़ दिया? राजहर क्रीक से। और ऐसी स्थिति देखने पर पता चलता है दिस इज जस्ट लाइक अ शेप ऑफ काइट, या पतंग के आकार का महसूस होता है। अर्थात भारत का आकार कैसा है? पतंगाकार, लाइक अ शेप ऑफ काइट, या शेप की काइट, या भारत की काइट कैसी है? चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय मीन्स क्वाड्रिलैटरल। टोटली मेनलैंड ऑफ इंडिया, शेप ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया इज क्वाड्रिलैटरल इन शेप। जबकि जब आप साउथ इंडिया की बात करते हैं तो साउथ इंडिया का जो शेप प्राप्त होता है वह त्रिभुजाकार है। वह कैसा हुआ करता है? त्रिभुजाकार। और त्रिभुजाकार को ही आप अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायंगुलर शेप। इट इज ट्रायंगुलर शेप, इट इज ट्रायंगुलर शेप। और साउथ इंडिया का निर्धारण आप कहाँ से करते हैं? ये इसका निर्धारण 3 प्रकार से होता है, लेकिन मुख्य रूप से जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो यह 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से नीचे के संपूर्ण भाग को आप दक्षिण भारत कहते हैं। भारत का इस त्रिभुजाकार अवस्थित का बहुत लाभ प्राप्त होता है। यही कारण है कि भारत में जो जलवायु है वह
इसी त्रिभुजाकार होने की वजह से दो शाखाओं में विभक्त होकर के भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ बेटा इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, और यहाँ से बारंबार प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब इस शेप के बाद हम लोग बात करेंगे पड़ोसी देशों की, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए भारत की एक विशेष अवस्थिति है, और इस अवस्थिति में यहाँ पर मान लीजिए ये आपका सपोज दैट नेबरहुड कंट्री, दिस इज POK, पाकिस्तान है। और इस पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया जाता है, जो 1947 ईस्वी में किया गया। तो दिस इज आवर नेबरहुड कंट्री पाकिस्तान। और इसी से शीर्ष पर एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान से सीमा हमारी बेहद कम लंबाई में लगती है, जो लगभग मात्र ओनली 106 किलोमीटर, जो कितने किलोमीटर की लंबाई में है, 106 किलोमीटर। तो यहाँ विभाजन से पहले विभाजन से पहले मीन्स जब पाकिस्तान नहीं था तो यहाँ तक भारत था। और भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? डूरंड लाइन के द्वारा। किसके द्वारा? डूरंड लाइन। लेकिन आज यह केवल और केवल 106 किलोमीटर की लंबाई में भारत से अप्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से स्पर्श करती है। तो यहाँ दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। नंबर 1 कि अफ़गानिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है? जम्मू कश्मीर। और हाल फिलहाल की यदि स्थिति आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसा कि अक्टूबर 2020 से इसकी स्थिति एकदम भिन्न हो चुकी है, और ये 19 से ही काफ़ी विवादों में रहा है, और इसका जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया गया। और ऊपर वाले सिरे को आप लद्दाख संबोधित करते हैं, और निचले भाग को आप J&K। और भावी मैप में यह बताया जाता है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर POK है उसको कहाँ पर रखा जाएगा? लद्दाख। ऐसी कुछ उम्मीद प्रकट की जाती है। फिलहाल जो वस्तु स्थिति है वह ये है कि लद्दाख से स्पर्श करती है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो वास्तविक विभाजक रेखा डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य है? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जो सीमा स्पर्श कर रही जम्मू कश्मीर से अफ़गानिस्तान की, वह भी है डूरंड रेखा। और इसी के बाद शीर्ष पर प्रारंभ हो जाती है सीमा चाइना की, चीन देश की। चीन देश की सीमा प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है। कृत्रिम सीमा को आप मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो 1914 ईस्वी में निर्धारित किया गया, मैकमोहन रेखा। और इसकी सीमा प्राकृतिक भी है। तथा एक और बात आपको जानना आवश्यक है कि जो हमारी सीमा और चाइना की सीमा है उसे आप LAC के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक सीमा को किस नाम से जाना जाता है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जबकि आप पाकिस्तान के साथ LOC के नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से आप पुकारते हैं। तो इन दोनों अंतर को आप अच्छे ढंग से जानते रहिएगा। और अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा चाइना है, चाइना और भारत की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा
मूल रूप से केवल 2 राज्यों, एक अरुणाचल प्रदेश और एक सिक्किम से स्पर्श करती है। तीसरा, आपका पड़ोसी देश है नेपाल, और ये स्थित है भूटान के। तो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर को आप इंडो नेपाल बॉर्डर कहते हैं, तथा भारत और भूटान की सीमा को आप इंडो भूटान बॉर्डर कहते हैं। इसी के बाद अगला है आपका पड़ोसी देश म्यांमार है। म्यांमार यह इसका आधुनिक नाम है, जबकि इसी का पुराना नाम बर्मा था। प्रारंभ में इसका नाम बर्मा, वर्तमान में इसका नाम म्यांमार है। म्यांमार और भारत की सीमा का निर्धारण इंडो म्यांमार बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, जो पटकोईबुन, लुसाई एवं अराकानयुमा हिल्स के द्वारा निर्धारित होता है। इसी के बाद अब हम लोग देखेंगे एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। इसे या इसका प्राचीन नाम पूर्वी पाकिस्तान है, और ये आज के समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा को इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कहते हैं। बांग्लादेश की सीमा से कुल कितने भारतीय राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? 5 भारतीय। और इन 5 भारतीय राज्यों के लिए एक ट्रिक आपको बता देंगे, जैसे अब मित्र में, अगर आप इसको अब मित्र में याद कर लेंगे तो यहाँ किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से टच करती है या किसकी नहीं टच करती, इसका आप सही जवाब बड़े आराम से आ जाएंगे। अब इसी के बाद देखा जाए तो जो भारत के दक्षिणी भाग के पश्चिम सागर स्थित है, इसे आप अरब सागर कहते हैं, और भारत के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, और पूर्वी भाग में स्थित है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, इस बे ऑफ बंगाल में भारत का एक द्वीप समूह स्थित है, जिसे आप अंडमान निकोबार कहते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप। जबकि अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह किस सागर में है? अरब सागर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? यह बंगाल की खाड़ी में स्थित। तो यहाँ ये हमारे भारत देश का सीमांकन है, लेकिन इसमें कुछ बातें और आपको जानना होगा, जैसे कि भारत की सीमा आप देख रहे होंगे एक स्थलीय स्पर्श हो रहे हैं, और वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु होते हुए गुजरात तक की सीमा को भारत की जलीय सीमा कहते हैं। तो यहाँ भारत की सीमा 2 प्रकार से है। भारत की सीमा या भारतीय सीमा, ये कितने प्रकार से आप निर्धारित करते हैं? 2। एक को आप कहते हैं स्थलीय सीमा, लैंड बॉर्डर, और दूसरा जलीय सीमा, वाटर बॉर्डर। वाटर बॉर्डर और जलीय सीमा। यहाँ जलीय सीमा की कुल लंबाई 75-16.6 किलोमीटर है, जो द्वीपों सहित हमारे कोस्ट लाइन की लंबाई है। लेकिन स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर, और जब
आप इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी भारत की संपूर्ण सीमा की लंबाई प्राप्त हो जाएगी, जो लगभग 22,716.6 किलोमीटर है। टोटल लेंथ ऑफ बॉर्डर ऑफ इंडिया इज 22,716.6 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा को जानने के लिए मान लीजिए तो आपको याद करना ही होगा, और स्थलीय सीमा पे जो हमारे पड़ोसी देश हैं इसको याद करने के लिए आप कह सकते हैं कि मेरे बचपन का सपना था MBA बनना।